नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2021 के लिए सामान्य अध्ययन पेपर में हम लोग भारतीय इतिहास का अगला भाग देखेंगे यानी कि भाग 2 आज हम लोग हल करेंगे। इसमें 30 प्रश्न जो है आपको हल कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पार्ट 1 आपको जो है चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान जो है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की, और एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जो है किया है यहाँ। तो ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है का उद्वाचन किया था, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम प्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अतः जो है वर्ष 1915 में मास्की जो कि कर्नाटक में है से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया है। तो यहाँ प्रश्न जो पूछा गया है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप सबको पता होगा, यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था और सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, आनेसिक्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते थे। और विदेशी लेखों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका यह मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। तो याद रखिएगा, यहाँ डी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? तो अभी बताया गया है, मेगास्थनीज, जिसमें मौर्य इतिहास का वर्णन किया गया है। और अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था किसका? तो यह सेलुकस का दूत था, ये विकल्प सही हो जाएगा। मेगास्थनीज यह सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेलुकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया और भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे अपने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में जो है लिपिबद्ध किया था। तो मेगास्थनीज की महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका, ये पूछा भी गया है। और अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वह था बृहद्रथ। डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था और बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी। तो यहाँ डी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो यह जूनागढ़, ये विकल्प से हो जाएगा। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है और यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो यहाँ आपका सी विकल्प से हो जाएगा, खारवेल। कलिंग का जो है चेदीय वंशीय शासक खारवेल ये प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख जो है खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। तो याद रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो वह खारवेल से संबंधित है। और
इसका जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो यदि भाषा पूछा जाए तो प्राकृत भाषा याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपका, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा महामेघवाहन वंश से। कलिंग के चेद राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ और खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन वह है जो हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो यहाँ ए विकल्प जो है सही है। और अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है, तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा। नाम याद रखिएगा, विंसेंट स्मिथ के द्वारा यह संज्ञा दिया गया है। और समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है और इसके लेखक जो हैं वह हरिसेठ हैं। अगला क्वेश्चन है, अब गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया थे, तो वह थे स्कंदगुप्त। सी विकल्प से हो जाएगा। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण वह गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में करीब 455 ईस्वी में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से परास्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत जो है कहा जाता है। तो बिना जोती हुई भूमि यानी कि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो वह अपृहत भूमि कहा जाता था और यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। तो यहाँ ये विकल्प से हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, अपृहत। अगला जो प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, तो आपको बताना है किस ईस्वी से लेकर किस ईस्वी तक। तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा आपका 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। चीनी यात्री सुंग यून यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थीं। तो यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा, ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया और अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। तो पूछा भी जाता है ये प्रश्न, अपने भारत यात्रा का वर्णन ह्वेनसांग ने जो है कौन से पुस्तक में किया है? तो सीयूकी नामक पुस्तक में किया है। बी विकल्प यहाँ सही है। अगला जो प्रश्न है, कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो वह राजतरंगिणी। डी विकल्प सही हो जाएगा। कलहड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कलहड़ ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो अर्थशास्त्र का रचना यदि पूछा जाए किसके द्वारा किया गया है, तो चाणक्य के द्वारा जो है किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कलहड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का जो है इतिहास लिखा गया है। और अगला प्रश्न है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो यह बिहार में। बी विकल्प से हो जाएगा। उदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, यह प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्य देव। ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव और इनका जो शासन रहा 1097 से लेकर के 98 ईस्वी
और वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया और कर्नाट वंश का शासनकाल जो था वह 1097 से लेकर के 1325 ईस्वी तक यह मिथिला का जो है स्वर्ण युग कहलाता है। तो यहाँ ए विकल्प जो है सही हो जाएगा, कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। अगला क्वेश्चन है अब आपका कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों जैसे कि अम्भस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव यह अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, एक निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो यह धर्मशास्त्र के समय में। डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा, कश्मीर। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ जो है बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया और त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी। तो कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पर। तो यह राजगृह जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है हुआ था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन अब आपका, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों यानी कि 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। तो कूट के माध्यम से बताना है यहाँ कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं जन्म हुआ था कहाँ पर भगवान बुद्ध का, तो लुम्बिनी में, यानी कि ए का हो जाएगा तीसरा। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था बोध गया में। बी का हो जाएगा यानी दूसरे का हो जाएगा, बी का दूसरा। उसके बाद प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो 3 का पहला हो जाएगा। उसके बाद निधन, तो ये आपका महापरिनिर्वाण जिसे कहा जाता है कुशीनगर में हुआ था। 4 का हो जाएगा चौथा, यानी कि 3, 2, 1, 4 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी विकल्प, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा, यानी कि आपका सी विकल्प यहाँ सही है। और अगला प्रश्न आपका, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ। तो यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी यानी कि BC में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप जो है 5वीं 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है और वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल भी बनाया गया। तो याद रखिएगा यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो यह कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ। बी विकल्प से हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में बट गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हो गई। तो यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो वह कनिष्क के युग में। अगला जो प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो यह वैशाली में था। ए विकल्प से हो जाएगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी।
छठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी यह 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी व सर्वाधिक शक्तिशाली थे। तो ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा, जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था और मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन 16 महाजनपद में पहला जो है अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी है, चौथा कौशल, पांचवां वज्जी, छठा मल्ल, सातवां चेदी, आठवां वत्स, उसके बाद कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार एवं अंतिम जो है 16वां कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक जो है यह दक्षिण भारत में स्थित था। तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा, 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला जो प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग पूछा गया है। तो यह गुप्त काल हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दी। तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो वह गुप्त युग। और अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो आप सबको पता है, यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। सी ऑप्शन से हो जाएगा। यह यानी कि बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। अगला जो प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मध्यकालीन भारत में जो है मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। बी विकल्प से हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थीं। पहला जो पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान और तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था और इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या फिर जो है जागीर प्रदान की जाती थी। तो यहाँ जो है बी विकल्प से हो जाएगा कि मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई। तो दोस्तों जो है ये था आपका भारतीय इतिहास का दूसरा भाग। इसके पहले पार्ट 1 जो है वह अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के तैयारी को अपने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आप जो है लॉगिन कर सकते हैं और यूपी
पीएससी के रिगार्डिंग जो कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर, आप देख सकते हैं यहाँ यूपी SSSC का लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स ये 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यूपी PCS बैच से जो है आप जुड़ सकते हैं, यूपी लेखपाल है, UPSI, RO ARO, इन सभी बैच से जुड़ के आप जो है तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं लोअर क्लियर करने के लिए जो है रामबाड़ कोर्स ये आपका 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो कि पूरे 5 मंथ का जो एक कंप्लीट कोर्स होगा, जिसमें आपको प्री और मेंस का जो है तैयारी कराया जाएगा। 19 जनवरी से यह स्टार्ट हो रहा है आपका, यह 23 जून को समाप्त हो जाएगा बैच। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और टॉप जो है यूपी SSSC लोअर एजुकेटर्स और यूपी PSC और यूपी SSSC कैटेगरी में जो है आप देख सकते हैं, इनके द्वारा जो है आपको पढ़ाया जाएगा। और आपको बता दें कि जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी पर, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्चुअल प्राइस इसका 1400 रुपये है। यदि आप वही हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो प्राइस आपको पे कितना करना होगा, 1260 रुपये। और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3500 रुपये एक्चुअल प्राइस है। यदि रेफरल कोड यूज करेंगे तो 3150 पे करना है। 6 मंथ का 5600 फीस है, लेकिन यदि रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 5040 ही पे करना है। 12 मंथ का जो है फीस 7000 रुपये है। रेफरल कोड के साथ यदि आप पे करेंगे तो 6300 रुपये ही आपको देना होगा। और 24 मंथ का यदि लेते हैं आप सब्सक्रिप्शन तो 8400 रुपये फीस है, लेकिन आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो 7560 रुपये ही आपको पे करना है। जिससे जो है यदि आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो आपको 10% का तत्काल जो है वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें कि अनअकैडमी का फ्री जो वीडियो प्लस पर है, उसको देखने के लिए भी आप हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर यूज कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए। तो ये याद जरूर रखिएगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर से जाके आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप आसानी से जो है देख सकते हैं।